गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिगो कल्टीवेशन में निज कल्टीवेशन के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्लांटेशन ओनर्स यानी जो प्लांटर्स थे वो रिलक्टेंट थे अपने एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने में। यानी वो नहीं चाहते थे कि जिस एरिया में वो इंडिगो कल्टीवेशन यानी नील की खेती कर रहे हैं उसको वो एक्सपेंड करें, क्योंकि वो अपनी खुद की ज़मीन पर ऐसा कर रहे थे। निज कल्टीवेशन था। दूसरा हमने तरीका पढ़ा था रायत कल्टीवेशन का। ठीक है, तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायस। रायस यानी किसान, पीजेंट्स। अंडर दिस सिस्टम द प्लांटर्स प्रेशराइज द विलेजर्स हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रायस। इस सिस्टम के अंडर में जो प्लांटर्स थे वो प्रेशराइज करते थे विलेज के यानी गांव के मुखिया को एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता था ऑन द बिहाफ ऑफ रायर्स यानी किसानों के बिहाफ पर। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि द रायत हैड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो किसान लोग थे उन्हें अपनी ज़मीन के 25% भाग पर यानी एक चौथाई हिस्से पर इंडिगो की खेती करनी होती थी। ठीक है, ये ज़बरदस्ती प्लांटर्स द्वारा कराया जाता था। ये प्लांटर्स थे कौन? ये प्लांटर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे। ठीक है, नाउ व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर, न्यू लोन वाज गिवन टू द रायत। जब क्रॉप जो नील की खेती थी वो फसल पक के तैयार हो गई तो वो प्लांटर को दे दी जाती थी। उसके बाद प्लांटर एक नया लोन किसानों को देता था। ठीक है, अब ये लोन कहाँ से आया? देखिए, किसानों के पास खेती करने के लिए खुद का पैसा नहीं होता था। ठीक है, तो जब वो नील की खेती, क्योंकि उन्हें कंपलसरी करना ही करना था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी और वो पैसा उन्हें प्लांटर्स ही देते थे। ऐसा क्यों होता था कि पैसा नहीं है? ऐसा इसलिए, आप थर्ड पॉइंट देखिए, द प्राइस प्रोवाइडेड टू द पीजेंट्स फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वाज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। जो पैसा किसानों को प्रोवाइड किया जाता था प्लांटर्स द्वारा, जो उन्होंने जो खेती करी है उसके बदले में, वो बहुत ही कम था। ठीक है, वो इतना कम था कि फिर से वो दोबारा से कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते थे, और नहीं कर सकते इसीलिए उनको क्या करना है, एक नया लोन लेना पड़ता था। और इस तरह से साइकिल ऑफ लोन एक चलती रहती थी जो कभी ख़त्म नहीं होती थी। नील की खेती में एक प्रॉब्लम और थी, वो प्रॉब्लम थी इंडिगो ऑल्सो एग्जॉस्ट द सॉइल रैपिडली। जो इंडिगो कल्टीवेशन था उसके लिए सॉइल का फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, और एक बार जब वो कल्टीवेट कर लिया गया जिस लैंड पे, तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता था। तो नील की खेती की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान था नील की खेती करने का। ठीक है, तो इसी के बाद फिर क्या स्टार्ट होता है आपका, एक ब्लू रेबेलियन स्टार्ट होता है। तो हम पढ़ेंगे ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, उसके बाद क्या होता है। तो ब्लू रेबेलियन का नाम ही आया इंडिगो से। इंडिगो का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, तो उसी के नाम पे ब्लू रेबेलियन इसको कहा गया। रेबेल का मतलब होता है विद्रोह करना, जो आप 8th क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं जब हमने ट्राइबल रिवॉल्ट पढ़ा था, जैसे मुंडा रेबेलियन पढ़ा था। ठीक है, तो वो हम रिबेल का हमें मतलब पता ही है। In 1859, the Indigo Rayas felt that they had the support of local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. तो 1859 में इंडिगो रायस यानी जो किसान थे जो नील की खेती करते थे, उनको लगा कि लोकल ज़मींदार और विलेज हेडमैन एक्चुअल में उन्हीं की तरफ है, उन्हीं के साइड में है। ठीक है, क्योंकि इसकी नील की खेती की वजह से ज़मींदार और विलेज हेडमैन को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो वो किसानों की तरफ थे। और फिर सभी ने मिलके प्लांटर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद क्या होता है, एज द रेबेलियन स्प्रेड द गवर्नमेंट सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। जैसे जैसे ये विद्रोह बहुत तेज़ी से बढ़ता गया, फैलता गया, तो जो गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट कौन सी है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक इंडिगो कमीशन बिठाया, एक कमेटी बिठाई इंक्वायर करने के लिए कि भारत में जो प्लांटेशन ओनर्स हैं वो
उनका इंडिगो प्रोडक्शन का सिस्टम किस तरह का है, कैसा है, ठीक है, वो कैसे इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके बाद उस कमीशन ने पाया, द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देम फॉर द कोअर्सिव मेथड दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टीवेशन। तो जब इंक्वायरी ख़त्म हुई तो कमीशन ने पाया कि जो प्लांटर्स हैं, यानी जो प्लांटेशन ओनर्स हैं, वो गिल्टी हैं, वो जिम्मेदार हैं, और उन्होंने गलत तरीक़ों से यानी कोअर्सिव मेथड से बलपूर्वक ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसानों से नील की खेती करवाई है। और इसके लिए कमीशन ने प्लांटर्स की आलोचना भी की है, क्रिटिसाइज़ भी किया उन्होंने। जब इतना सब कुछ हो गया तो रिवॉल्ट के बाद प्लांटर्स ने क्या किया है, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बंगाल से बिहार शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अभी तक जो प्रोडक्शन था वो बंगाल प्रोविंस में हो रहा था, अब वो कहाँ हो गया, बिहार शिफ्ट हो गया। जब वो इंडिगो प्रोडक्शन बिहार शिफ्ट होता है तो वहाँ से आपका महात्मा गांधी का रोल शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी जो कि इंग्लैंड में उन्होंने वकालत करी, और वकालत करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए। तो साउथ अफ्रीका से 1915 में वो भारत लौट के आते हैं, ठीक है। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौट के आते हैं और 1917 में बिहार जाते हैं, बिहार के चंपारण में। चंपारण पश्चिमी बिहार का उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एरिया है। जब महात्मा गांधी चंपारण गए, उन्होंने देखा वहाँ के किसानों की हालत नील की खेती की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उन्होंने चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर दिया 1917 में। और ये आंदोलन किसके खिलाफ था, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, यानी जो इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स थे उनके खिलाफ महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर में आपने ओवरऑल क्या समझा है, जो रूलिंग द कंट्री साइड, इसमें आपने समझा कि ब्रिटिश के समय में, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड में भारत का एग्रीकल्चर सिस्टम किस तरह का था। एग्रीकल्चर सिस्टम में जो टैक्स सिस्टम था वो क्या था, ठीक है। हमने कई सारे टैक्स सिस्टम पढ़े थे, परमानेंट सेटलमेंट हमने पढ़ा, माहलवारी सिस्टम हमने पढ़ा, मुनरो सिस्टम हमने, रैयतवारी सिस्टम हमने पढ़ा। तो ये सारे टैक्स सिस्टम थे, ठीक है। और एग्रीकल्चर का किस तरह से खेती की जाती थी ये हमने इस चैप्टर में जाना है, ब्रिटिश समय में, ब्रिटिश के समय में। ओके, थैंक यू।